Hello dear students, in this video we are going to discuss about some of the questions. These questions will help you in NEET examination as well. If you are preparing for JEE, then there are some of the questions we have taken to make your foundation really strong in those subjects. Alright, the first question over here, it is कि why the size of an anion is larger than the parent atom. Anion, let's say अगर कोई आपके पास एक एटम है, ये आपके पास एक एटम है और अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर यहाँ पर ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इस पर चार्ज जो आएगा उसको बोलेंगे हम निगेटिव चार्ज, ठीक. एंड अलॉन्ग विद दैट इज़ कॉल्ड एनायन. जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज़ होती है उसी को बोलते हैं एनायन. और साथ में इससे कुछ अमाउंट में एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज़ होती है, और इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ऑलराइट, तो जब भी कोई एनायन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालता है. लेकिन यहाँ पे सवाल है कि इसका साइज़ लार्जर क्यों होता है, वाई इट इज़ लार्जर इन साइज़ फ्रॉम इट्स पेरेंट्स एटम. यानी कि अगर हम इस वाले पेरेंट्स एटम से, ये हमारा पेरेंट्स एटम है, कंपेयर करते हैं तो ये जो एनायन होगा वो लार्जर होगा इन साइज़. तो इसके दो रीज़न है. पहली चीज़ कि ड्यू टू इंक्रीज़ इन रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम बात करें तो किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, इतने ही उसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के. और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक. तो यहाँ पे याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की. तो जब बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज़ करने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे एटम का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा. तो पहला पॉइंट तो ये करेक्ट है. दूसरा बोला है ड्यू टू डिक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. लेट्स से कि अगर कोई एटम है, जैसे हम अगर इसी वाले एटम की बात कर रहे हैं और मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि लेट्स से ये जो एटम है ये मेरा एटम है लेट्स से फ्लोरीन का. तो फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं 9. और पेरेंट्स एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तब वो भी क्या होंगे, 9. अब नाउ जब हम इसके एनायन की बात करेंगे तो एनायन के केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो 9 ही है, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक इंक्रीज़ होने की वजह से 10 हो गए, ठीक. तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी क्या हो गया है, वो डिक्रीज़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के. तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट पॉइंट. थर्ड पॉइंट को देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नो वे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही नहीं रहा है, इवन इसकी कंपेरिजन से हम अगर देखेंगे तो वो डिक्रीज़ कर रहा है. तो ये तो गलत है. देन इन्होंने फिर इस ऑप्शन में दे रखा है सेकंड, फर्स्ट और सेकंड. तो दैट्स मीन ये फोर्थ वाला क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर हम जाएंगे फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47. ऑलराइट, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज़ सेइंग कि मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2. इसको समझने से पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम बात करते हैं डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी जो होता है वो इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. टर्म समझ लो, जो डेल्टा जी है आपके पास ये कहलाती है गिव्स फ्री एनर्जी. ये इसको जनरली बोला जाता है गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी. ऑलराइट, जो डेल्टा एच है ये कहलाती है एंथैल्पी, और जो डेल्टा एस है इस आपके पास वो कहलाता है एंट्रोपी. एंड टी इज़ ऑलवेज टेम्परेचर. ऑलराइट, तो ये हमारी एक बेसिक इक्वेशन है जिसका हम जनरली यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. अब उन्होंने कॉलम नंबर 1 में बोला है कि डेल्टा एच निगेटिव है, ठीक, डेल्टा एस भी निगेटिव है, तब डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक. तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है
तब रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। तब रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक। और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो अब याद क्या रखना है कि जैसे डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू, अब डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होगी तो निगेटिव निगेटिव ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा ये सब वाली जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है एच की तो ये तो निगेटिव रहा, लेकिन ये सी वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब सवाल क्या हुआ है यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं कि ये बताए कि इसके लिए कौन सा वाला पॉइंट ठीक है। पहली चीज़ डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव, दैट्स मीन रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही होनी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस एक ये है, स्पॉन्टेनियस एक ये है। दूसरा है कि लो टेम्परेचर होगा या हाई टेम्परेचर होगा, ये कंसिडर करना है। अब देखें अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो टी तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए जब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब ये ज़्यादा होगी तो डेल्टा एच इससे सब्सट्रैक्ट होगा तो ये निगेटिव वैल्यू कम होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, जो कि हमको लाना नहीं है। हमको क्या चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो उस कंडीशन में तुमको याद रखना है कि टेम्परेचर कैसा हो, लो हो। तो ये हमारा पहले वाले ऑप्शन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आर वाला। तो यहाँ पर पहले वाले का आ जाएगा आर। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक कर लें तो देखो ये हमारा इनकरेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है। आप जल्दबाजी में पहले कोशिश मत करना, पहले चीज़ों को समझ लेना। अगला दिया है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो भी निगेटिव है। यहाँ पे एच की वैल्यू निगेटिव है लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। इन सच सिचुएशन जब भी कभी यू विल फाइंड आउट कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव दी हो, तो रिएक्शन जो होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। यानी कि यहाँ से इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा या हाई टेम्परेचर होगा, ये बात हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स से कहानी फिर से सेम बन रही है, बस डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो निगेटिव थी और यहाँ पे जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर डेल्टा टी की वैल्यू हाई होती है तो हाई होने पर क्या होगी, ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक। तो जब आप इसके अंदर अपने ऑप्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यू विल कम टू नो कि इसका जो पॉइंट है हाई टेम्परेचर वाला, तो सेकंड वाले का ऑप्शन है पी वाला। यानी कि अगर हम इन दोनों में से देखें पी किसका है, तो ये बी वाले का, पहले जो आपका बी वाले का आ रहा है वो सेकंड वाला आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ हद तक एक्यूरेट पहुँच चुके हैं, ओके। तो हम अगर इन दोनों में से देखेंगे तो ऑफकोर्स हमको करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, ठीक। लेकिन फिर भी हम सी को देखते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू दी है पॉजिटिव, डेल्टा एस की वैल्यू दी है पॉजिटिव और डेल्टा जी की वैल्यू दी है पॉजिटिव। अब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव दी है तो रिएक्शन तो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए टेम्परेचर चाहे लो हो और चाहे हाई हो, ठीक। अगर हाई टेम्परेचर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस फॉर्मूले में देखें, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी के वैल्यू के निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सी वाला ऑप्शन है इसका आ जाएगा क्यू, जो कि यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, ठीक। अब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव आ गया है। तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, हमको क्लियरली पता है, और उसके साथ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी कि ये आ गया मेरा एस वाला। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन वी वर लुकिंग फॉर। अंडरस्टैंड। इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली करने के लिए आपको ध्यान क्या देना है कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट में जो चैप्टर है, क्लास 11th की बुक जो है उसके लास्ट वाला जो चैप्टर है, अगर आप उसके लास्ट टॉपिक को देखेंगे देन यू कम टू नो कि हाउ द थिंग्स रियली वर्क्स। तो चैप्टर नंबर 5 है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ें और उसके लास्ट में एक टेबल बनी हुई है जिसमें ये सारी चीज़ों को बड़ा एक्यूरेटली तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक। बाकी आप मुझसे बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँगा। ये क्लास 12th है और 12th का जो पहला चैप्टर है सोल्यूशन, उससे लिया गया है। इन्होंने बोला है कि एट द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। इसको कुछ ऐसे समझें, देखिए जब भी कोई आप सॉल्यूट लेते हैं और उसको डालते हैं सॉल्वेंट में,
तो उस सॉल्यूट का होता है डिसोसिएशन, यानी कि वो होता है डिज़ोल्व, और वो डिज़ोल्व होने के बाद बनाता है यहाँ पर सॉल्यूशन। अब पॉइंट क्या है कि जब वो सॉल्यूशन बनाएगा तो सबसे पहले वो जब तक डिज़ोल्व होता रहेगा जब तक कि डिसोल्यूशन की रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है या रेट जो फॉरवर्ड को है जो डिसोल्यूशन कर रही है उसकी रेट बराबर नहीं हो जाती किसके, क्रिस्टलाइजेशन के। लाइजेशन के रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है, एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट होता है वो खुद ब खुद क्या होता है, सोल्यूशन से सेपरेट आउट होता रहता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि जब आप शुगर वगैरह या कोई भी चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप नोटिस करेंगे कि कुछ शुगर के पार्टिकल अब बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अब एक्स्ट्रा शुगर ने डिज़ोल्व होना बंद कर दिया है। उसी को हम बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि दोबारा से क्रिस्टल जो हैं वो सोल्यूशन से सेपरेट आउट हो रहे हैं। दैट्स वाई इस कंडीशन में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ये तो दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है इन्होंने रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नहीं ये तो नहीं है पॉइंट, क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन होना ज़रूरी है। पहला स्टेप जो हमारा फॉरवर्ड स्टेप था दैट वाज रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यहाँ पर आ गया, तो 3 पॉइंट में दिया है। अगला होता है कि जब कोई भी चीज़ सेपरेट आउट करे यानी कि अलग होने लगे डिसोल्यूशन से, और वो किसके इक्वल होगा, तो रिक्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। दैट्स वाई हम जो पॉइंट जाएंगे जिसके साथ वो पॉइंट आ जाएगा हमारा रेट ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, रेट ऑफ अनसेचुरेशन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर देखें रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये भी है रेट ऑफ डिसोल्यूशन, फिर यहाँ पे दिया है रेट ऑफ अनसेचुरेशन और यहाँ पे भी दिया है रेट ऑफ अनसेचुरेशन। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या हैं, एक ही जैसे हैं, तो दैट्स वाई वी गो विद दिस पॉइंट। बाकी सेचुरेशन का पॉइंट नहीं होता, रेट ऑफ सेचुरेशन को वो प्रमोट नहीं करता, वो रेट ऑफ अनसेचुरेशन को ही प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 49, द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। जब भी आप बात करेंगे कि आपके पास कार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और फॉर्मेशन करती है CO का, ठीक, इस तरीके से। अगर यहीं पे हम कार्बन को फिर से कांस्टेंट रखते हैं और रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो यहीं पे बन के आएगा CO2, यानी कि ये जो कार्बन है इसका मास इस मॉलिक्यूल में भी सेम है और इस मॉलिक्यूल में भी सेम है। बट अगर हम देखें यहाँ पर 1:1 है और यहाँ पर 1:2 है, यानी कि आप देखेंगे कि एक के कांस्टेंट मास से रिएक्शन करवाने पर जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, और उसके अंदर जो अदर वन है दैट इज़ इन सिंपल रेशियो एंड दैट इज़ गवर्न बाय द मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ के थ्रू क्या करता है, इसको हम गवर्न करते हैं कि अगर हम किसी एक रिएक्टेंट के मास को या अमाउंट को कांस्टेंट रखें तो दूसरा जो होगा उससे कंबाइन जो होगा वो कंबाइन होने वाला एक सिंपल इंटीजर रेशियो में कंबाइन करेगा। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, assertion, the reactivity for a substance is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 square meter। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसकी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, यानी कि इनका कहना ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो रिएक्टिविटी के बराबर है। कब, सवाल बनता है कि कब है, जब उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो और उनके बीच की लेंथ जो हो वो 1 मीटर हो। तो इस कंडीशन में यू विल फाइंड आउट कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ऑलराइट, ये यहाँ पर करेक्ट है। आगे बात करते हैं कि द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। तो SI यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। तो अगर तुम निकालने की कोशिश करो इसको, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ओम। मीटर का एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर लेंथ के लिए ये आ गया। अब M से M कट गया तो हमारे पास बचा क्या, ओम मीटर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन अब सवाल उठता है पहले वाले का कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द ज्योमेट्री ऑफ अमीन इज पिरामिडल। अमीन की जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडल होती है। इट इज़ ट्रू। अमीन है क्या, सपोज करें ये है अमीन आपकी, जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव है। अब हम सब जानते हैं अमोनिया जो डेरिवेटिव होता है या अमोनिया जो होता है ये पिरामिडल होता है, पिरामिडल शेप होती है इसकी। कैसे होती है, ये होता है नाइट्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन की जगह आप आर भी लगा सकते हो। अगर मैं इसको यूं करके मिला दूं तो ये जो शेप बन के आई है इसी को बोलते हैं हम पिरामिडल। तो ऑल राइट, इट इज़ ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द एंगल CNC या फिर एंगल CNH जो होगा इज स्लाइटली मोर देन 109.5 डिग्री। तो देखिए आपको अगर विस्पर थ्योरी याद हो, VSPER थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती थी कि भाई याद रखना आप कि हमेशा लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है सबसे ज़्यादा, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। इफ़ आई रियली आस्क यू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि सबसे पहला रिपल्शन तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल इस बॉन्ड एंगल से कम होना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल है। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 जरूर है, यानी कि ये है तो टेट्राहेड्रल, लेकिन इस लॉन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है किसके बीच में, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो दैट इज़ ऑलवेज लेस देन दिस, नॉट मोर देन दिस, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा। तो इन्होंने बोला है दोनों करेक्ट, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ऑल राइट, नाउ वी आर टू क्वेश्चन नंबर 52। कह रहे मार्क द ऑक्साइड विच इज़ एम्फोटेरिक इन करेक्टर। एम्फोटेरिक इन करेक्टर, जब आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, उनके ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। जो राइट साइड में पाए जाते हैं उनके ऑक्साइड हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो बीच में पाए जाते हैं वो हमेशा ही क्या होंगे, हमेशा बीच से एक सीरीज़ निकलती है, ठीक, जिनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। तो जो मेटेलॉइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई एसिडिक बिहेवियर शो करती है, क्योंकि ये पी ब्लॉक के अंदर आ रही है और लेफ्ट साइड में आ रही है और अपर साइड में आ रही है। ऐसे ही बात करें SiO2, ये तो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होती है, यानी कि इसका बिहेवियर तो फेमस है एसिडिक करेक्टर के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है भाई सिंपली। अब बचता है हमारा यहाँ पर टिन ऑक्साइड। टिन ऑक्साइड एक मेटेलॉइड है, और बीइंग अ मेटेलॉइड इट शोज द बिहेवियर ऑफ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक, तो दोनों के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 53। इसमें बोला है कि राइट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये रहा मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी होती हैं। वो कैसे कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स को लिखेंगे, फिर हम मेटल लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और फिर जो भी बाहर आएगा काउंटर आयन, जो भी एनायन होगा वो इधर लिख देंगे। काउंटर आयन ये है जो ब्रैकेट के बाहर, इस वाले ब्रैकेट के बाहर होता है, उनकी बात चल रही है, ठीक। अब यहाँ पर कोई काउंटर आयन है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैटायन लिखते हैं।
कुछ इस तरीके से, जो जहाँ है वैसा लिखा जाएगा। अब हमारे इस केस में ये बिल्कुल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो ये कैटायन और एनायन वाला केस हमने हटा दिया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो इस वाले स्फीयर के अंदर है। जैसे इसकी बात करो तो इसको बोलते हैं अमाइनो, इसको बोलते हैं क्लोराइडो, और इसको बोलते हैं अमाइनो। NH3 को बोलते हैं अमाइनो, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइडो। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कितने लिगेंड हैं, तो 2 हैं, तो बोलेंगे डाई अमाइन, ठीक, डाई अमाइन, और फिर इसके बाद लिखेंगे डाई क्लोराइडो, ठीक। क्लोराइडो को लगाया जाता है जिससे जो भी हेलोजन होते हैं उसमें आइडो ऐड कर देते हैं, या एक तरीके से जितने भी निगेटिव आपके लिगेंड होंगे उनमें आइडो ऐड कर देंगे। फिर आता है तुम्हारा प्लेटिनम। अब देखो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Pt की, यूँ, तो मुझको निकालनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको मैं लूँगा X प्लस 2 टाइम दिया है अमोनिया, अमोनिया पे चार्ज होता है 0, प्लस Cl दिया है 2 टाइम, और एक Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव माइनस इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा +2। ऑल राइट, तो इस तरीके से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो लिख देंगे हम +2। ये होगा इसका नाम। अब आप देख लो इसका नाम कहाँ पर है, ये सेम नाम पहले वाले में दिया है, दैट्स वाई यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 64। इन क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट दे सेड कि देखो भाई तुम्हारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिवर्सिबल रिएक्शन के। आपको बताना क्या है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो k है, और दूसरी वाली रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k डैश है। अब बताएं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इनके बीच की रिलेशनशिप को यहाँ पर बताना है कि इनके बीच की रिलेशनशिप क्या होगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि हमको एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मिल गया तो हम यहाँ पर दूसरे की वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशन देखो, ये N2 प्लस 3H2 रिएक्शन हुई, बन का आया 2 टाइम NH3। K की वैल्यू लिखो आप, तो K की वैल्यू लिखोगे तो सब ऊपर लिखते हैं हम हमेशा प्रोडक्ट, तो NH3 की पावर 2, फिर आ जाएगा N2, और फिर आ जाएगा हमारा H2, और वो भी कितने टाइम, 3 टाइम। ऑलराइट, लेट्स से अब लिखते हैं हम दूसरी वाली इक्वेशन जो दे रखी है, हाफ N2 प्लस 3/2 H2, and then reaction takes place and comes out to be NH3। अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं जो कि मेरा K डैश है, तो मेरे पास आएगा NH3, यहाँ पर आ जाएगा N2 की पावर है हाइफ, और यहाँ पर आ जाएगा H2 और पावर है 3/2। लेट्स से अब आप इनको एक बार ध्यान से देखें दोनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो पहली वाली जो इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है, ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक। तो इन दिस कंडीशन व्हाट यू रियली नीड टू डू, तो कि केज डैश जो होगा आपका एक तरीके से के डैश जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ के, यानी कि अगर मैं इन सब की पावर को 1/2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, फिर ये भी 2 हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा। अगर मैं दोनों साइड ऐसा ही करूँ तो, ठीक। अब आप इन दोनों को देखो, ये पावर और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली के, और के के ऊपर से जब हम पावर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से के। तो दैट्स वाई ये जो आपका ऑप्शन है वो है थर्ड वाला। मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो।
ओके, इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस NH4 इज एडिड बिफोर NH4OH, यानी कि NH4Cl इज एडिड बिफोर NH4OH। क्या आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल याद होगा? क्या कहता था? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक। या फिर आपको कॉमन आयन इफेक्ट याद हो, इससे और भी अच्छे समझ सकते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हम कोई एक चीज़ को मिक्स करें, जैसे ये मिक्स की मैंने, ये डिसोसिएट होगी और बनाएगी NH4+Cl। अब ये सॉल्ट है, तो ऑफ कोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा किससे? NH4OH से, ठीक। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये आयन सबसे ज़्यादा होंगे पहले से अवेलेबल। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ आयंस ऑफ अमोनियम, यहाँ पर जब मैं इसको मिक्स करूँगा तो इसके आयंस क्या करेंगे? लेस डिसोसिएट होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी कंसंट्रेशन इस वाले की ब्रेक होने की जो प्रॉबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रीज़न क्या है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि दोनों के पास कॉमन आयन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये टूटेगा नहीं तो OH यहाँ पर रिलीज़ नहीं हो पाएगा, और OH रिलीज़ नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। तो दैट इज़ 55 क्वेश्चन नंबर। बाकी यहाँ पर कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिशेबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इन एटम्स के अंदर कौन सा वाला परमिशेबल अरेंजमेंट नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। जैसे इन्होंने बोला है कि n बराबर 5, तो L बराबर दे दिया उन्होंने 3, फिर M बराबर दे दिया है 0 और प्लस हाफ दे रखा है, ठीक है। यानी कि अगर n बराबर 5 है तो L बराबर बोला है 3 का मतलब क्या हो गया? L की वैल्यू क्या होती है? L की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3, यानी कि S, P, D और F, ठीक है। F के अंदर फिर उन्होंने बोल रखा है कि उसके अंदर है 0, ठीक। तो फिर उसके अंदर उन्होंने बोला F के अंदर 0 है और ये तो यहाँ पे परमिशेबल है, ऑफ कोर्स इट इज़ करेक्ट। फिर बात कर रहे हैं n बराबर 3 और L बराबर 2, ठीक। तो n बराबर 3 और L बराबर 2, L की वैल्यू अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो L की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके n-1 तक होती है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो परमिशेबल। लेकिन इन्होंने m बराबर बोल रखा है +3। ये याद रखना है कि m की वैल्यू जो होती है हमेशा -L से शुरू होती है और +L पर ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर L बराबर 2 दिया है और यहाँ पर 3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, लेकिन इसके हिसाब से ये क्वेश्चन करेक्ट होगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमको याद रखना है कि क्वेश्चंस के आंसर जो है किस तरीके से दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं असर्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा चेंज ऑफ होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है, ये सही है। दूसरा बोला है रेट ऑफ ए रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, नो वे इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, और कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर हमको पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे बोला असर्शन इज़ करेक्ट और रीज़न इज़ इनकरेक्ट, दैट्स मीन ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इसका नाम बताएं। तो सबसे पहले तुमको याद क्या रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसके अंदर ये जो ग्रुप है ये है एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? टर्मिनल ग्रुप होता है। अब टर्मिनल ग्रुप है तो नंबरिंग स्टार्ट ही यहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो 4th पोजीशन पे जुड़ा है तुम्हारा फिनाइल और 5th पोजीशन पे जुड़ा है तुम्हारा मिथाइल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिनाइल की और मिथाइल की, तो M जो आता है पहले आता है, ठीक। और बाकी ये पूरी की पूरी जो रिंग कहलाएगी, 6 कार्बन है इसमें, तो इसको बोलेंगे हेक्सेनल।
ऑलराइट। तो पहले आएगा हमारा मेथाइल, तो देखो 5th नंबर पे दिया है, 5th नंबर पे यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे 4th बेंजाइल दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता था। 2 मेथाइल दे रखा है, फिर 3 फिनाइल दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दे रहा है 5th आइसोप्रोपाइल, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5th मेथाइल 4 फिनाइल हेक्सेनल, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग दैम टू। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नॉर्मली अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ किया जाता है कन्वर्जन करने में। कन्वर्जन से मतलब है किस तरीके से कमर्शियली हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल बनाने में। तो पहले हम उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो पहले जब कन्वर्जन होता है इनका, तो हम जनरली सबसे पहले इनका कन्वर्जन करते हैं एस्टर्स में। कैसे, देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सबसे पहले एक एल्कोहल से, ऑलराइट। जब इस एल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बन के आएगा एस्टर, कुछ ऐसे, ठीक है, ये एस्टर आ गया। अब इसका करवा देंगे हम रिडक्शन। रिडक्शन करवा देते हैं हमेशा NiH2 के साथ, इसको बोलते हैं रीने कैटलिस्ट या रीने निकल भी बोलते हैं इसको। जब कराएंगे तो हमारे पास बन के आएगा CH3 CH2OH और C2H5OH, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एल्कोहल बन के आ जाता है। और दैट इज़ द राइट वे टू कन्वर्ट एनी एस्टर इनटू एल्कोहल, ठीक। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा अगर हम उसके क्या कराते हैं, मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तब, ठीक। तो इसमें तुमको याद क्या रखना है कि लेट्स से अगर मैं एन हेक्सेन की बात करूं, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो, बट स्टिल वी नीड टू सी। CH3 CH2 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 एंड CH3, इसका नाम है एन हेक्सेन, ठीक है। तो इसी एन हेक्सेन को अगर हम क्या करवाएं, इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाएं, मोनोक्लोरिनेशन, ठीक, Cl2H इसके साथ, तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको आप समझ लो। तो इसमें डिपेंड करता है कि कितने डिफरेंट कार्बन है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये क्या आ गया, मेरा एक सिमेट्रिकल आ गया। तो सिमेट्रिकल में हम डिफरेंट कार्बन देखते हैं, तो एक कार्बन डिफरेंट ये हैं, दोनों ये सेम है, तो दैट्स वाई 1 ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक तो मेरे पास यही आ जाएगा, ठीक, दूसरा मेरे पास आएगा ये, ठीक है, 2 पोजीशन वाला, और तीसरा मेरे पास आएगा ये। ऑलराइट, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होने की है अगर हम यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो मेरा गया, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता था, ठीक। अगर बात करें 2 मेथाइल पेंटेन की, तो यहाँ पर भी मेरी 3 पॉसिबिलिटीज़ ही होती हैं। अगर 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन की बात करते हैं तो देख लो यहाँ पर भी तुम्हारी कई पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, तो ये भी नहीं है। फिर बात करते हैं हम नियो पेंटेन की। नियो पेंटेन क्या है, ये कार्बन है, एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है और एक CH3 लगा है यहाँ पर, एंड 1 मोर हियर, इसे बोलते हैं नियो पेंटेन, ठीक। इस पोजीशन को या इस कंडीशन के अरेंजमेंट को ही हम नियो बोलते हैं। अगर इसका हम कराते हैं तो चाहे Cl यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े या फिर यहाँ जुड़े, मोनोक्लोरिनेशन कराने पर
सिर्फ एक ही बार तो जुड़ सकता है, तो एक ही बार जुड़ेगा तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड की है। तो यहाँ पर आपके पास अगर Cl यहाँ जुड़ गया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। अब वो चाहे इस पर जुड़ता तब भी यही पॉसिबिलिटी होती, यहाँ जुड़ता तब भी यही पॉसिबिलिटी होती और यहाँ जुड़ता तब भी यही पॉसिबिलिटी होती। दैट्स मीन आपका आंसर है ये सवाल क्लियरली। नाउ वी आर टू 61 क्वेश्चन नंबर। इट इज सेइंग द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो ऐसा रिएजेंट जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो सपोज़ करें आप इसी क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है कुछ ये ऐसा N2SO3। ठीक, तो जब भी हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ये आ जाएगा NaHSO3। ठीक, तो अगर जब भी हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड से। अब कार्बोनिल में ये एसीटोन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो दैट्स मीन ये तो नहीं है। फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन होता है ये, और फिनाइल हाइड्राजीन सबसे ज़्यादा रिएक्शन देते हैं जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो दोनों ही कार्बोनिल है। क्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करो तो ये तो रिएक्शन रिएजेंट है और ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर ये नहीं है। फेलिंग रिएजेंट जो है ये ओनली रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन देता है, और एल्डिहाइड भी कौन से, एलिफेटिक, याद रखना एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा, ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ देगा और ना ही कीटोन के साथ देगा। ठीक, फिर किसके साथ दे सकता है इसके अलावा दे सकता है ये एथाइन के साथ, तो वो केस अलग है, वो हम आगे बात करेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम कितनी हो सकती है? तो देखो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है सबसे पहले तो जानने की ये ज़रूरत है, वो है 23, ये है 22। ठीक, 23 जो होता है वेनेडियम का होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर आता है हमारा 3d2। यानी कि अगर हम इसको ऑर्डर में लगाएं तो मैं इसको मान लेता हूँ आर्गन और फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3d2 और 4s2। ठीक, तो पहली पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमको यहाँ से मिलती है, वो है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल होगी वो होगी +2, क्योंकि बाहरी ऑर्बिटल है 4s2 तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वाली ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो +3 हो जाएगी, या फिर एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दे 3d से ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। यानी कि हमारे पास टोटल, क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन व्हाट यू नोटिस कि ये जो है +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इसकी तीनों ही स्टेट्स के अंदर आपको कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे, जैसे TiCl2 भी होता है, TiCl3 भी होता है और TiCl4 तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, ये तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, कौन सा वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको बताना किसके बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग और टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, जिसमें क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉन की He2 पॉजिटिव की, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 4। हर एक एटम के पास 2 होते हैं, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे होगा सिग्मा 1s2
और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, यानी कि अगर हम देखें इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 - 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटा, 0/2, यानी कि बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। आगे बात करते हैं कि अगला दिया है इन्होंने बी के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के अंदर वो होते हैं 4, तो 4 × 8, 4 × 2 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, फिर आ जाएगा आपका इसके पास सिग्मा 2s2 और फिर आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, यानी कि इसका भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जी बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 2 4 इक्वल टू, ये कट जाएगा 0, आंसर आ गया हमारा फिर से। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लिथियम के केस में, लिथियम 2, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर लिथियम पे तो हर एक एटम के पास होते हैं 3, यानी कि यहाँ पर होगा 6, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 2 दूनी 4 और फिर बचा सिग्मा 2s2, यानी कि यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग में हमारे कितने गए 2 और 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2/2 काटेंगे, आंसर आएगा 1, यानी कि हमारा आंसर है ये। तो अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं आते देन यू नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ अ बुक और इवन यू कैन कमेंट्स टू मी ऑल्सो। नाउ हियर द क्वेश्चन नंबर 64. Statement first says denaturation leads to the conversion of globular protein into fibrous protein, यानी कि जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है उस प्रोटीन को ये फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। डीनेचुरेशन हम और डिटेल में बात करेंगे, बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है। अगला है स्टेटमेंट सेकंड, डीनेचुरेशन अफेक्ट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर्स विच गेट डिस्टॉर्टेड। नहीं, ये कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर को नहीं करता, ये हमेशा सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी को करता है, तो ये गलत है। तो अगर हम देखें यहाँ पर फिर ये पॉइंट आ गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये सवाल सही रहेगा। इन क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट यू नोटिस कि 2 कंपाउंड बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए कंपाउंड व्हेन इट इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट NaOH, दिस कंपाउंड इज। ठीक, तो जैसे जो 2 प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, तो एक तो है जो कि ऑक्सीडाइज होके बन रहा है और एक रिड्यूस होके बन रहा है, तो दैट्स वाई ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक, इसमें होगा क्या कि लेट्स से अगर इन्होंने बेंजोइक एसिड बोला है तो यहाँ पर इन्होंने जो रिएक्टेंट लिया होगा वो लिया होगा ये, यानी कि बेंजल्डिहाइड। When it reacts in the presence of concentrate NaOH, what will happen? The one of the product is formed this, ठीक, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया बेंजल्डिहाइड। ऑलराइट, इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू नोटिस कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट in joule absorbed by 18 gram of water initially at the room temperature heated to 100 degree centigrade if, उन्होंने बोला है if 10 gram of copper is added to this water then decrease in temperature of the water was found to be। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है।
लेट्स से सबसे पहले जो बात है वो है 18 ग्राम ऑफ वाटर की, और उसके बाद दिया है इन्होंने वाटर का हीट कैपेसिटी। ठीक, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर की बात करें तो हमारे पास W जो आ गया वो आ गया अब सबसे पहले 18 ग्राम। मोलर मास की बात करें तो मोलर मास होता है इसका 18 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितनी हीट इससे रिलीज़ होगी। तो हम बात करते हैं कि हीट को दिखाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली डेल्टा, यहाँ पे पहला आएगा आपका कांस्टेंट हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, और फिर आएगा यहाँ पर डेल्टा T। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पर n की बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 18 आउट डिवाइड बाई 18 इंटू CP की जगह पर रखेंगे, कितना दे रखा है इन्होंने 75.32 इंटू टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर इन्होंने रूम टेम्परेचर से लेके गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि 373 यहाँ पर आएगा T2 माइनस 298 इस तरीके से आता है, यानी कि जो इसका डिवीज़न होता है डेल्टा T की वो होता है T2 माइनस T1। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो यहाँ पर 18 से 18 गया 1 बच गया, तो बचा क्या 75.32 इंटू, और ये वैल्यू जब आप 298 निकालोगे इस वाली वैल्यू से तो यू विल फाइंड आउट हियर कि 298 निकालने पर 318 13 में से 8 गया तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 16, तो 16 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 7, यानी कि 75। जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो अराउंड नंबर आ रहा है 5646 जूल, ये नंबर आ गया, यानी कि इतनी हीट रिक्वायर्ड है अगर हम टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचाएँ तो। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, हम एक बार कंडीशन को समझ लेते हैं। ऑलराइट, कंडीशन में उन्होंने बोला है कि देखो भाई, अगर तुम इसके अंदर 10 ग्राम कॉपर ऐड कर दो, क्लियरली बोल रखा है कि अगर 10 ग्राम कॉपर ऐड कर देते हो टू दिस वाटर देन डिक्रीज़ इन टेम्परेचर बताना है आपको। अब जब 10 ग्राम वाटर आप कॉपर ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कॉपर के लिए CPM दे रखा है, CP दे रखा है कॉपर के लिए, और वो होता है इनका 24.47 जूल पर मोल पर केल्विन। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं इसके बीच में तो यहाँ पर W दे रखा है 10 ग्राम, ठीक, और इसका M होता है हमेशा 63 ग्राम पर मोल। ठीक, फॉर्मूला फिर से वही लगेगा QP वाला, ठीक, क्या था वो N इंटू यहाँ पर आ जाएगा CP इंटू यहाँ पर आएगा आपका वही टेम्परेचर जो कितना है T2 माइनस T1। वैल्यू रख लेते हैं, जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10/63, CP की वैल्यू रखेंगे 24/47, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 373 माइनस 298। ठीक, यहाँ पर जैसे हम इन सारी वैल्यूज़ को काट पीट करते हैं तो हमारा आंसर लगभग आ जाता है 291.03 जूल। दैट इज़ व्हाट द आंसर, या 30 या ऐसी आंसर लगभग आएगा जो कि कैलकुलेटर में आई है वैल्यू। अब क्या करते हैं कि इतनी हीट जब ये वाटर में डाला गया होगा तो इतनी हीट क्या की होगी, इसने कॉपर ने एब्जॉर्ब कर ली होगी, तो मतलब ये एक तरीके से हीट लॉस है बाय वाटर, यानी कि इतनी हीट वाटर के पास जो होनी चाहिए थी वो कॉपर ने क्या की, ऑब्जर्व कर ली, तो दैट्स वाई हम इसको लॉस बाय वाटर मान के चलेंगे। अब लेट्स से इसी कहानी को हम दोहराते हैं कि इतना अगर हीट एब्जॉर्ब की जाती है किसी चीज़ के थ्रू तो उसके कंडीशन में उसके टेम्परेचर में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक, तो अगर हम वाटर के ऊपर अप्लाई करें और यहाँ पे हम यूज़ करें QP इक्वल टू जो भी ये हीट लॉस है, या इसको मैं लिखूँगा हीट लॉस्ट इक्वल टू CPM, और ये बात कर रहे हैं हम वाटर वाले की,
और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी। 1 मोल के थ्रू ही लॉस की जा रही है, तो याद रखना है यार। ये है मेरी इक्वल टू 291.30 इक्वल टू आ जाएगा मेरे क्या, यहाँ पर मैं 18 यानी कि 1 लिख लूँगा, इंटू सी पी मेरा होता है वही 75.32 और टेम्परेचर T2 कितनी कमी आएगी और कितने से कमी आ रही है, तो वी नो दैट वेरी वेल कि अब हमारा टेम्परेचर जो है वो 373 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। ये आ गया 291.3 और ये 75 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ 75.32 इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा T2 माइनस 373। नाउ व्हेन वी सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस वैल्यू, यानी कि इस पहले तो इस नंबर को डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे यह निकल के आता है -3.947 इक्वल टू T2 माइनस 373। ऑलराइट, नाउ वी टेक T2 हियर एंड इस वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 373 माइनस 3.947 and we subtract it, then what we get, it comes out 369.05 केल्विन, यानी कि जो T2 का टेम्परेचर है वो घट के रह जाएगा हमारा 369.05 केल्विन और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सोल्यूशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारी जो हीट आई थी, जब हमने उसको हीट किया था तो क्या वैल्यू आई थी, वो सबसे पहले फाइंड आउट करनी है एंड देन फाइनली वी मूव टू दिस वन। तो अगर आप देखें तो ये 369 ये हमारा T2 की वैल्यू हो गई और जो 5649 था यानी कि 5646 आ गई थी हमारी वैल्यू, तो दैट इज़ समथिंग सिमिलर टू दिस, तो दैट्स वाई ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, इस के थ्रू आप इस ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका आंसर मिल ही जाएगा। राइट, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, बोले कि देखो भाई ये आपके पास एक कंपाउंड है और रिएक्शन करवाना है पीसीसी से। पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे पीसीसी से तो ये जो है ये टर्शरी ग्रुप है, टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो कौन करते हैं फिर, सेकेंडरी करते हैं। और सेकेंडरी करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, ये कुछ ऐसा बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो ए बन के जो आएगा हमारा वो ए ये होगा। फिर कह रहे हैं Br2 वाटर टेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा जी, बिल्कुल Br2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। Br2 जब नॉर्मली रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, कंडीशन अलग हो रहती है, ठीक। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है। तो फिर कह रहे हैं कि टॉलन होगा, टॉलन नहीं होता, टॉलन एल्डिहाइड के साथ होता है। यहाँ ये जो ग्रुप है ये कौन सा कीटोन है और ये सारा ग्रुप एल्कोहल है, तो नहीं होगा। फिर कह रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट हो जाएगा क्या। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है वो कलरलेस रहता है जब भी हम बात करते हैं टर्शरी के केस में। क्या यहाँ पर लुकास टेस्ट होगा, ऑफ कोर्स लुकास टेस्ट हो जाएगा। देखो भाई लुकास टेस्ट क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पर लुकास टेस्ट दे सकते हैं, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन क्या है, लुकास टेस्ट करेक्ट है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, कह रहे हैं द पीके वैल्यू ऑफ ए वीक एसिड इज़ 4.8, यानी कि पीके वैल्यू आ गई 4.8। फिर बोल रहे हैं पीकेबी वैल्यू ऑफ वीक बेस इज 4.78। फिर बोल रहे हैं pH ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट BA विल बी, यानी कि जो आपका सोल्यूशन बन के आया है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन या उसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है pH बराबर हाफ और यहाँ पे लिखते हैं pKw प्लस pKa प्लस फिर आता है माइनस pKb, इस तरीके से, बस ये याद रखना यहाँ पे माइनस है। ऑलराइट, 1/2 रूट, हम जानते हैं pKw क्या होता है, 14 होता है, ठीक। और जो इसका pKa वैल्यू, pK की वैल्यू दी है 4.80 दी है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी वैल्यू तो दी है 4.78, ठीक, कुछ इस तरीके से।
तो सबसे पहले क्या करो, आप सब्सट्रैक्ट ही कर दो। तो ये 14 प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर हम 4.80 से 4.78 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.02, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा लगभग हाफ इंटू 14.02। अगर मैं काटता हूँ इसको तो 7.01, यानी कि मेरा आंसर होना चाहिए 7.01। यहाँ पे दिया है क्या? ओके, 7.01। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन आर करेक्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। चलो पहला देखते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। हाँ, ऑफ कोर्स स्मॉल साइज़ की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये केस मिलेगा। आयोडीन हैज़ सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट कलर एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि जो आयोडीन है उसकी फिजिकल स्टेट सेम होती है बट डिफरेंट कलर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। नो, ये इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती हैं। फ्लोरीन शोज नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन की कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इट इज़ ट्रू। देन इन X2 प्लस H2O HX एक्वस प्लस HOX एक्वस का फॉर्मेशन होता है। ऑफ कोर्स अगर ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि आगे बोला इन्होंने F2 एक्चुअली फ्लोरीन शोज नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ ट्रू, नहीं दिखाता ये यहाँ पे ये करेक्ट हो गया था। फिर ये बात करते हैं कि F2 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देख लो तो उसके अंदर क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स वाई ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? पहला यहाँ भी करेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा थर्ड, तो सेकंड इनकरेक्ट था, तो थर्ड एक यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड इनकरेक्ट था, ठीक। तो थर्ड यहाँ पे भी करेक्ट है लेकिन यहाँ पे 1 वाला नहीं है, तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ भी करेक्ट है और फिफ्थ भी करेक्ट है, तो दैट्स मीन सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पायरूबिक एसिड इज़ ऑब्टेन बाय, कह रहे हैं पायरूबिक एसिड किस तरीके से बनता है, ठीक। तो पायरूबिक एसिड को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो इन्होंने बोला है कि फॉर्मल्डिहाइड और साइनोहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये है HCOH, एक H और CN, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करवाओ। जब तुम ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये सब वाला जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉसिबल कि यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, यानी कि ये CH3C और साइनोहाइड्रिन लगा है तो OH और यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे होगा CN। इसके बाद ऑक्सीडेशन करवा दो, जैसे ऑक्सीडेशन करवाओगे बन के आएगा CH3C, फिर यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा COH और यहाँ पे आ गया एक H। ऑफ कोर्स यही होता है तुम्हारा पायरूबिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप 2 नंबर वाले ऑप्शन को करेक्ट मानकर चलोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। When we talk about the question number 71, the IUPAC name of the given compound, हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखो ये रहा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3, ठीक। तो ये अमाइनो ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो याद रखना कि हमारा जो 2 पोजीशन पे अमाइनो एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है, तो ये है 2 अमाइनो प्रोपेन 3 ओइक एसिड, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप फिर मिसिंग है तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 72 कह रहे हैं 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KOH undergoes dehydrohallucination to yield 1 butene as the major product.
ओके, तो इसमें क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बन के आ जाता है 1 ब्यूटीन, इनका ये कहना है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक है, दूसरी है, इन्होंने बोला है द रिएक्शन डज नॉट अकर थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बट इंस्टीड अकर बाय ए कंसर्टेड मैकेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे के असर्शन रीज़न दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, करेक्ट हैं, दैट्स वाई ये करेक्ट हो जाएगा। बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन सोलर स्पेक्ट्रम, ना जी। द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाँ कर तो सकता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है, यानी कि जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ये उसको एक्सप्लेन कर देगा। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 की करेक्ट स्ट्रक्चर बताओ। ठीक, तो इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे 5 लिगेंड दिए हैं, ये होता है CO और CO। ठीक, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 75 बोला है Kc इज इन द रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन of both reactant and product are present. Range of appreciable concentration of both reactants and product, Kc की appreciable range का मतलब होता है ये, अगर 10 की पावर -3 to 10 की पावर 3 के बीच में आती है तो वो क्या होता है, इसके केस में Kc की वैल्यू कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए प्रेजेंट रहेगी। ओके, द क्वेश्चन नंबर 76, let's discuss about it. It is one of the important question from the solution. क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 121.8 mmHg, यानी कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चली है, बेंजीन की। तो ये बेंजीन के लिए आ गया, वेपर प्रेशर कितना दिया है, 121.8 mmHg। When 15 gram of a non-volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene, यानी कि जब W डिज़ोल्व कर रहे हैं और W2 हमको दिया है 15 ग्राम, ठीक, और W1 हमको दिया है 250 ग्राम बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 120.2 mmHg। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बेंजीन का, वो हो जाता है 120.2 mmHg। ऑल राइट, द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट बता दीजिए। मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि M2 आपको बताना है। ठीक है, और जो बेंजीन का M होता है, बेंजीन का वो 78 दे रखा है इन्होंने ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, M2 फाइंड आउट करना है, और सारी वैल्यू हमको ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, चलो जी निकाल लेते हैं इसको। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डेल्टा P इक्वल टू P01 इक्वल टू, और यहाँ पर आता है आपका W2 अपॉन W1, W2 अपॉन W1 इंटू यहाँ पर आएगा आपका M1 अपॉन M2। ऑलराइट, इस तरीके से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डेल्टा P निकाल सकते हो, तो डेल्टा P इज़ इक्वल टू डेल्टा नॉट 1 माइनस PV, यानी कि यहाँ पर PV दे बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पर भी ये B ही है। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे लिखना है हमको 121.8 माइनस 120.2, तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर आएगा 6 पॉइंट, और ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1.6 mmHg, ये डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.6 अपॉन, नीचे लिख देंगे हम 121.8 एज इट इज़ गिवन इक्वल टू, फिर यहाँ पे W2 कितना दिया था हमको, WT दे रखा है इन्होंने 15,
और W1 कितना दिया है, W1 दिया है उन्होंने 250, ठीक। हमको M1 कितना दिया था, M1 है 78 और M2 हमको यहाँ पर निकालना है। ऑलराइट, चलो अब इस M को निकाल कर इधर ले आओ, M2, फिर यहाँ पे लिखना है हमको, जब M2 इधर आ जाएगा तो इन सारी वैल्यूज़ को हम उधर लेकर जाते हैं। तो 15 इंटू 78 इंटू 121.8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 250 और यहाँ आएगा 1.6। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ गई। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन। व्हेन वी टॉक अबाउट ओवर हियर, लेट्स से इसको 5 से काटते हैं, 3 टाइम जाता है, इसको 5 से काटते हैं तो ये जाता है आपका 5 टाइम, यानी कि आपका 50 बन गया है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसके इस पॉइंट को और इसके इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर हटा दें, देन व्हाट यू सी कि यहाँ पर बन के जो आएगी आपकी वैल्यू वो क्या आ रही है, तो उस वैल्यू के बेस पर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, तो ये जाएगा 8 टाइम्स। इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो दैट गोज़ अराउंड 9 यानी कि 39। ऑलराइट, देन व्हाट यू सी कि जब हम इसको 50 है ये मेरे पास अराउंड नीचे और यहाँ पर 121 है, तो आई विल मेक इट श्योर कि इस कैलकुलेशन को हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। 39 यहाँ पे 121 8, then here it is 50 and then 2 into 4. Why I write, I give you the information. when मैं 4 से डिवाइड करूँगा इसको तो ये जाएगा 3 टाइम, then it becomes 0, then अब ये 18 हो गया तो 18 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो that comes 4 टाइम 16, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे और ये 5 चला जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, ऊपर जो वैल्यू बची मेरे पास 3 इंटू 39 इंटू देन 304.8 और नीचे हो जाएगी पूरे 100, क्योंकि 50 से 2 की करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 ज़ीरो हटाओ और यहाँ पे पॉइंट लगा दो बस, तो हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 39 इंटू 3.048। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर में डालकर जब तुम जैसे ही वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज़ 356.2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से कर लेना, आंसर मिल ही जाएगा। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है, 7 पीरियड होते हैं, सही बात है। 8 ग्रुप्स होते हैं, नहीं जी, 18 ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इन NaH CH2 और LiH, तो सब में देखेंगे तो यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो इन सभी केसेस में क्या होगी, -1 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे -1 ये रही, आप निकाल भी सकते हैं उसको। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो सेंट्रल मेटल का, वो किस चीज़ से डिटरमाइंड किया जाता है, कौन बताता है कि वो 78 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, द नंबर ऑफ द लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक, तो सिग्मा से जुड़े हैं या पाई से जुड़े हैं, इस बात से नहीं जी। द नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय पाई बॉन्ड, ये भी नहीं है जी, पाई बॉन्ड वगैरह क्यों जिक्र कर रहे हैं। द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेगा कि उसका क्या होने वाला है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं असर्शन बेंजाइल मेथाइल ईथर ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एंड कोल्ड HI प्रोड्यूसेस मेथाइल आयोडाइड। इट इज़ करेक्ट। दीज रिएक्शन अकर्स बाई SN2 पथवे, नहीं जी, SN2 से तो कभी नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑफकोर्स हमेशा की तरह इसमें 3 वाला हो जाएगा।
द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर Na2 माइनस एंड NO3 माइनस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन विद फार्मूला, कॉम्प्लेक्स आयन विद फार्मूला। तो इसमें हमेशा याद रखना NO आके जुड़ता है, दैट्स वाई यही है, सिर्फ यही है, ठीक। द कन्वर्जन PHCN टू PHCOCH3 कैन बी अचीव्ड मोस्ट कन्वेंटली बाय द रिएक्शन, ठीक। तो देखो सबसे पहले ही दे रखा है इन्होंने, ये कैसे देख लो। सपोज करो ये आपके पास बेंजीन रिंग हो, यहाँ पे जुड़ा है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, आपने रिएक्शन करवा दी इसके साथ। भैया सिंपल सी बात है, ये पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली निगेटिव। बॉन्ड टूटेगा, अटैक होगा, बॉन्ड टूट के गया इस तरफ। जैसे ही इस तरफ गया, व्हाट यू नोटिस, यू यहाँ पे बन के आया क्या, C, ठीक है। इस साइड में आएगा तुम्हारा N जिस पे आया है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया Mg, और फिर आ जाएगा यहाँ पर Br क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जुड़ा है आपका CH3, और यहाँ पे करवा दिया आपने हाइड्रोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ N वहाँ से हटेगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा O, और ये आ जाएगा CH3, और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ बन के जाएगा ये MgNH2, और ये आ जाएगा Br, ठीक। ये यहाँ पर देखें, देखो जब भी ये यूज़ करेंगे आप ये सवाल, ठीक, तो हमेशा याद रखना है कि इस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनी से, क्योंकि यहाँ पे आ गया परऑक्साइड मार्कोनिकॉफ। इसके कंडीशन की बात करें तो सिर्फ वाटर है, तो ये होगा मार्कोनी वाला। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, A एंड B बोथ आर मार्कोनी, गलत हो गया जी। A मार्कोनिकॉफ है और B एंटी मार्कोनिकॉफ है, आंसर यही है। यहाँ पर आ जाए, रिएक्शन करवाई हमने सबसे पहले, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रेशन, ठीक है। और नाइट्रेशन होने पे बताना है कि भाई कौन सा वाला मेजर बनेगा, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है ना, वो सबसे बड़ा इशू आता है हमेशा से ही कि यहाँ पर आपका जो पैरा प्रोडक्ट है वो तो हमेशा लगभग 51% होता है, ठीक। लेकिन ये जो होता है ये 47% पता नहीं कहाँ से बन जाता है। तो ये कहाँ से जो बनता है, ये बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ठीक। किसकी वजह से, एनिलीनियम आयन की वजह से। जब भी एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से आने वाला जो अटैक होगा वो हमेशा मेटा पे पॉसिबल हो जाता है, ठीक। तो C हमेशा पैरा मेजर है, 51% है, ये आ गया 47%, और ये अराउंड होता है 3%। टोटल आप अपने हिसाब से लगा देना, 3 या 2% के अराउंड होता है, ठीक है। हाँ जी 2% होता है ये हमेशा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमको ऑर्डर ये मिलेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा C वाला, उसके बाद फिर B और फिर A। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर हमेशा जो आता है इसका E0 SN4 पॉजिटिव से जा रहे हैं हम SN2 पॉजिटिव में, और जो वैल्यू आती है वो आती है 16 × 10⁻², ठीक, बोल्ट में। तो यहाँ पे ये सारा आंसर है 16। यहाँ पे बात की है हमने स्टेबिलिटी के बारे में। तो जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला कैटायन है यहाँ पर, तो इन्होंने बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो डिक्रीजिंग में सबसे पहले आएगा हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसका रीज़न होता है ये बॉन्ड टूट के और इसके रिंग बनती है, और फिर ये बॉन्ड टूट के फिर जो इसका ट्राई वाला ग्रुप है वो बन जाता है। यानी कि ये साइक्लिक चेन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलता जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो 5th वाला है वो मोर स्टेबल है, तो यहाँ पर ये आ गया। ऑलराइट, 2 ऑप्शन है, तो हमारे ये तो दोनों गए। फिर इसके बाद आता है ये PH3C,
ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एरोमेटिसिटी होती है और कार्ब कटायन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देती है। तो दूसरा आ गया मेरा ये, फोर्थ वाला दोनों में। अब बात करते हैं हम इसके बाद कौन स्टेबल होगा। तो इसके बाद वो स्टेबल होगा जिसके अंदर रेजोनेंस होगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। तो दैट्स वाई रेजोनेंस विल बी मोर स्टेबल। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। फिर इसके बाद ऑफ कोर्स हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ये सबसे आखिर में आएगा आपका एल्कीन वाला। तो दैट्स मीन थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, what it is saying, let's look at it. When you look at this question, what you find out, बोला है कि भाई कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन येलो CrO4 2- इज एसिडिफाइड, यानी कि जब आप इसको एसिडिफाइड करते हैं तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कंपाउंड बनकर आता है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है। ठीक, तो लेट्स लुक एट इट और यू विल फाइंड द आंसर। ठीक, तो जैसे ही सपोज़ करो आप इसको एसिडिफाइड करते हो, तो एसिडिफाइड करने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव में, ये सवाल। तो यानी कि Q वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे Q ये भी है, Q ये भी है और एक Q ये भी है। तो हमारे पास बस ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि रिएजेंट ऑक्सीडाइजेज Fe2 into Fe3। तो ये होगा किसकी प्रेजेंस में, ये होगा आपके यहाँ पर अगर हम बात करें MnO4 4- की प्रेजेंस में, यानी कि इसका ऑप्शन है P वाला। तो P कहाँ पर है, एक P ये है और एक P ये है। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KNO3, यानी कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है जब इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस होती है वो KMnO4 की, जिसके अंदर K2MnO4 बनता है। यानी कि अगर हम बात करें R वाला, तो R यहाँ पर है, यहाँ पर S है, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये सवाल तो इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए फिर कंपाउंड हैविंग डार्क कलर, तो पर्पल डार्क क्रिस्टल, ये 1 वाले आ गए, ये हमारा ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, दैट इज़ ये एक ट्रिक से भी कर सकते हैं बाय द वे। जैसा हम जानते हैं कि जब आप इस रिएक्शन को देखते हो, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, ठीक, ये जाता है +2, यानी कि इसका जो N1 आ गया वो आ गया मेरे पास 5। ठीक, इसका जो B1 दे रखा है वो दे रखा है उन्होंने 50 ml, और इसकी जो मोलरिटी दे रखी है यानी कि एक तरीके से M1 दे रखा है वो 0.04 है। अब बात करते हैं हम इसकी, तो यहाँ पर N दे रखा है इन्होंने 2, यानी कि N2 दे रखा है 2, क्योंकि यहाँ पर चार्ज 2 है। ठीक है, इसका B1 मुझको नहीं पता, B2 मुझको नहीं पता और M2 मुझको नहीं पता। ठीक, तो मेरा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे N1 B1 M1 = N2 B2 M2। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरा B2 और M2 मुझको निकालना है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, N1 B1 M1 / N2। ठीक, तो N1 क्या है, यहाँ पर N1 था 5, B1 था 50, ठीक, और जो हमारा M1 था वो था 0.04, N2 कितना है, N2 = 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 100। ठीक, अगर इस 50 से इसको काटूँ तो 2 टाइम ये जाएगा, फिर इस 2 से इस 4 को काटूँ 2 टाइम, ये 2 से 2 कट गया, तो मेरा जो B2 और M2 है वो आ जाता है मेरा यहाँ पे निकल के, वो दैट इज़ 5। ठीक, अब इसके ऑप्शन देखें आप एक बार। अगर मैं इस 100 की और इसकी मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ तो दोनों, ये मेरे पास रहेगा यहाँ पर B2 और ये रहेगा मेरे पास M2, तो मेरे पास वैल्यू आती है 10। तो ये ऑप्शन तो नया नहीं। 50 की और 0.4 की कराता हूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इस 50 की और 0.1 की कराता हूँ तो ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा मेरा 5। इस 25 की और इसकी कराता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5, तो आंसर आपका कौन सा है, आंसर आपका ये। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन यू लुक एट इट व्हाट यू नोटिस कि यहाँ पर पहली रिएक्शन हो रही है ये। ठीक,
आप सब जानते हैं ये है आपकी रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक। तो रिएक्शन करेक्ट है। फिर डाइबल H के साथ करा रहे हैं H2O की, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये रिएक्शन भी करेक्ट है, ठीक। फिर इसके साथ करवाएंगे हम डाइबल H की है, H2O के साथ एस्टर है, एल्डिहाइड बन जाएगा, ये रिएक्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर ये जो यूज़ किया है ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है हमारा वो है एल्कोहल। जब रिएक्शन होगी तो ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ना होकर क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक ये सवाल आंसर होगा। नाउ इट्स द लास्ट क्वेश्चन of this series. In this video, what it's saying कि which of the following statement regarding fuel cell is incorrect। ठीक, पहला बोला है कि सेल्स आर इको फ्रेंडली, यस, क्योंकि इसमें वाटर बनता है जो कि इको फ्रेंडली होता है। These cells convert energy of combustion of the fuel like H2, CH4, CH3, OH, etc. directly into electrical energy. Of course, it is also true. H2O2 fuel cell is used in Apollo space mission. It is also correct. Fuel cells produce electricity with an efficiency of about 100%. नो जी, ये 100% नहीं होता, ये होता है लगभग 70%, ठीक। तो 100% जैसा कुछ नहीं है, दैट्स वाई इसके मुताबिक ये इनकरेक्ट है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, दैट्स मीन यू रियली serious about your examination. If you have any query or any questions, kindly write in the comments box. I will see them and I will provide you every possible answer or whatever that is required. God bless you. Have a nice day.